नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और मैं आपके साथ शोभना यादव। आज से भारत की बात आपके लिए मैं लेकर आई हूं बिल्कुल नए अंदाज में, नए रंग रूप में। और भारत की बात की शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज उस खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान देकर सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि क्या कश्मीरी पंडितों के पलायन के सच को 3 दशकों तक छिपा कर रखा गया? क्या कश्मीरी पंडितों के दर्द को राजनीतिक फायदे के लिए दबाया गया? फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। हमारी रिपोर्ट देखिए। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। बजट सत्र के दूसरे चरण में बीजेपी संसदीय दल की सुबह सुबह बैठक हो रही थी। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर बधाई का माहौल बना हुआ था। और उसी बधाई के माहौल में मोदी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो कश्मीर का जिक्र कर दिया और बैठक से बाहर भी यही बयान देश के सामने आया। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए हो। अगर इनको सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामलात जो हैं ले आएगा। हर फिल्म अपनी अपनी बयान करते हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि हर फिल्म सच्ची है। इसको अगर देखना है तो इसकी जांच करिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत उचित शब्दों में कहा कि सत्य दिखाना और सत्य समझना हम सबका अधिकार है। तो किसी ने सत्य दिखाया, किसी को मंजूर नहीं है, वो दूसरी फिल्म निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इस तरीके से फिल्मों का विरोध करना जो गलत है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अन्यथा जो लंबी लंबी चर्चा करते हैं उन्होंने, मैं मानता हूं कि इस विषय पर आत्मपरीक्षण। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने फिल्म के किरदार और कहानी के बहाने विपक्ष पर हमला बोलते हुए विपक्ष के दोहरे किरदार पर सवाल उठा दिए। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, झूठ पे झूठ हो रहा है। जिस सरकार में भाजपा भागीदार थी वो सरकार के दौरान सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जिसमें बीजेपी हिस्सेदार थी। और जिस तरह से सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कश्मीर को बर्बाद किया, कश्मीरियों को बर्बाद किया और कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा नुकसान किया। ऐसा नहीं है कि फिल्म पर सिर्फ सियासी पाराहाई हो। इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड पहले से ही 2 खेमे में बटा है। इसलिए कंगना रनौत ने फिल्म के बहाने एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र करके मामले को तूल दे दिया। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए। इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर अपने आसपास जहां भी दिखता है उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने का फरमान जारी हुआ था। एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने परिवार के साथ घाटी छोड़ी थी। 1990 में तकरीबन 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ी थी। घाटी में उस वक्त कश्मीरी पंडितों की आबादी लगभग 5 लाख थी। साल 1990 के अंत तक 95% कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ चुके थे। ये ट्रिब्यूट है हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने इतनी तकलीफें सही हैं पर उस दर्द का बखान कभी किसी के सामने किया नहीं। उस फिल्म के अंदर
वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम लड़के हैं, तो मैंने उनसे ये बोला कि जो भी तुम कश्मीर के बारे में बोलना चाहते हो मुझे लिख के भेज दो, और मैं वायदा करता हूँ बिना फुल स्टॉप कॉमा चेंज के वो फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सीन होगा। 5 लाख कश्मीरी पंडित अपने घरों से निकल जाते हैं और 32 साल लग किसी जाते की भी हैं। पॉलिटिकल विल नहीं थी, मीडिया की विल नहीं थी, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स नहीं चाहते थे, बिकॉज वी वर नॉट वोट बैंक। तो कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द उकेरती हुई ये फाइल और रात 9 बजे ये पूरा इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा। भारत की बात में आगे बढ़ेंगे और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस से ये बड़ी खबर, जहां सोनिया गांधी ने चुनाव में हार के बाद 5 चुनावी राज्य के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देने के लिए कहा है। तो चुनाव में जो हार हुई है उसका पूरा का पूरा ठीकरा प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर फोड़ा गया। उनसे इस्तीफे की मांग सोनिया गांधी ने, यानी उस जो बैठक हुई उसमें ये की गई। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर देश में बहस छिड़ी हुई है। इसी बहस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म निर्माताओं को एक और आइडिया दे दिया है और इस आइडिया का नाम है ऑपरेशन गंगा। जी हाँ, ये आइडिया आया है यूक्रेन से निकाले कर सुरक्षित लाए गए छात्रों को लेकर। सरकार ने आज बताया कि यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और ये जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया ये पूरी तरह से सफल रहा। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस पर भी फिल्म बननी चाहिए। $22,500 citizens have returned home safely. ये महज एक नंबर नहीं, उन भारतीय नागरिकों की संख्या है जिन्हें भारत सरकार ने यूक्रेन से सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। युद्ध के हालातों में ये भारतीय हर पल मौत से जंग लड़ रहे थे, खाने के एक एक दाने को मोहताज थे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, जिंदगी बंकरों में कैद थी और बंकर के बाहर सड़कों पर टैंक घूम रहे थे। आसमान में मिसाइलें तैर रही थी, धमाकों की गूंज नॉन स्टॉप जारी थी और मौत काल बनकर घूम रही थी। युद्ध के ऐसे भयंकर मंजर में उम्मीद की सिर्फ एक किरण थी, भारत सरकार। और फिर भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया। नाम दिया ऑपरेशन गंगा। 4 केंद्रीय मंत्रियों की अलग अलग देशों में तैनाती की गई। रूस और यूक्रेन से कूटनीतिक चर्चा जारी रही और इन तमाम कोशिशों से सफल हुआ ऑपरेशन गंगा। अब सरकार की यह शानदार कोशिश भी पर्दे पर दिख सकती है और इस तरफ इशारा किसी और ने नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन गंगा पर भी फिल्म बननी चाहिए, लोगों के सामने ऐसी बातें आनी चाहिए। इससे पहले साल 2016 में गल्फ वॉर पर बनी फिल्म एयरलिफ्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो देखिए, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए, लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है कि कांग्रेस की जो बड़ी बैठक हुई आला कमान की, उसमें यह तय किया गया कि जो 5 राज्य हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देंगे। तो सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा मांगा गया, उत्तर प्रदेश में अजय लल्लू से इस्तीफा मांगा गया। जो हार 5 राज्यों में करारी शिकस्त कांग्रेस की हुई है, उसका पूरा का पूरा ठीकरा अब प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वापस लौट आई है और फुल स्पीड में बुलडोजर अपने साथ लाई है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से ही उत्तर प्रदेश की जमीन बुलडोजरों की आवाज से थरथराने लगी है। वो बुलडोजर वापस आ चुका है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना। वो बुलडोजर वापस आ चुका है जिसके जरिए विपक्ष ने वार किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसे कवच बना लिया। कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक्शन शुरू हो चुका है। देखिए बुलडोजर रिटर्न्स पर हमारी एक खास रिपोर्ट। का भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर
हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है, ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। योगी चुनावी मंच से हुंकार भर रहे थे, दावा कर रहे थे कि बुलडोजर वो ही चला सकते हैं जिसमें दम है। और देखिए 10 मार्च को नतीजे आए और नतीजे आने के 5 दिन के भीतर यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर अवैध संपत्ति को ढूंढकर कुचलने लगे। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ताजा तस्वीरें मेरठ और कानपुर से आई हैं, जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि बुलडोजर ना तो पिछली सरकार में रुका था और ना ही इस बार रुकेगा। शहर में कई ऐसी जगह हैं कि जो भू माफियाओं ने कब्जा रखी है और प्रशासन और एमडीए और पुलिस मिलकर इन जमीनों से जो अवैध कब्जे हैं वो हटाने का काम पूरी तरीके से कर रहा है। कई और ऐसे ही अवैध निर्माण निशाने पर है जिन पर जल्दी कुछ और बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। साफ हो गया है कि बुलडोजर अपनी उसी स्पीड से चलेगा और स्पीड ये कम होने की बजाय और बढ़ेगी। हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ घंटों पहले तक मेरठ में इस जगह पर कुख्यात फरार माफिया बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति का साम्राज्य खड़ा हुआ करता था। बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम है। दरअसल ये पूरी जमीन सरकारी पार्क की है जिस पर मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो और उसके साथियों ने पहले कब्जा किया और फिर करोड़ों की जमीन पर दुकानें बनाकर बेच दिया गया। बदन सिंह बद्दो यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी है जो साल 2019 से फरार चल रहा है। सिर्फ मेरठ ही नहीं, कानपुर शहर में बुलडोजर जमकर चला है। कानपुर के बर्रा में जहां बुलडोजर चलाया जा रहा है वो एक तालाब के करीब 2.5 बीघा जमीन है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री हुई थी और इसके बाद यहां पक्के मकान खड़े कर दिए गए। लेकिन अवैध कब्जे से बने इन पक्के मकानों को कुछ मिनटों के भीतर ही जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये योगी सरकार 2 का ट्रेलर है, वो ट्रेलर जो ये बता रहा है कि बुलडोजर सिर्फ वापस नहीं आया बल्कि दूसरे कार्यकाल में दोहरी ताकत से भूमाफियाओं पर वार करने लगा है। वो तो एकदम रवा हो गया है, अब तैयारी पूरी हो गई है। आप सरकार का गठन हो जाए, बुलडोजर खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर वो नाम है जो मुद्दा बना हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर को हथियार बनाकर योगी सरकार पर वार किया था। सुनिए अयोध्या की चुनावी रैली में अखिलेश ने क्या कहा था। उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। बस इसी बयान के बाद से बुलडोजर यूपी चुनाव में सबसे आगे निकल गया और बाकी सब पीछे छूट गया। अखिलेश के वार के बाद योगी सरकार ने बुलडोजर के मुद्दे को ऐसा लपका कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीजेपी की चुनावी रैलियों में बुलडोजर खड़े दिखाई देने लगे और योगी आदित्यनाथ तमाम मुद्दों के साथ जनता को ये बताना नहीं भूलते थे कि वापस आने के बाद बुलडोजर को कोई रोक नहीं पाएगा। आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं,
उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, तब कहते ये नहीं करना चाहिए। मकसद साफ था, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की छवि को साबित करना चाहते थे। यही वजह है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी रैलियों में बुलडोजर का जिक्र जरूर करते रहे। पहले जो सरकार में थे वो यहाँ जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को भूमाफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। रणनीति काम आई। 10 मार्च को नतीजे आए तो बीजेपी ने सत्ता में बहुमत के साथ वापसी की और फिर जश्न भी बुलडोजर पर ही मना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर का क्रेज ऐसा है कि प्रयागराज से लेकर आगरा तक लोग बुलडोजर का ही टैटू बनवा रहे हैं। रही सही कसर मेहंदी ने पूरी कर दी। होली से पहले जो महिलाएं मेहंदी लगवाने आ रही हैं, वो कह रही हैं कि जो ट्रेंड होता है उसी की छाप हथेली पर होती है, और इस बार ट्रेंड में तो बाबा का बुलडोजर है। मेहंदी लगवाने में चूंकि जो चीजें ट्रेंडिंग है उसको हम लोग ट्राई करते हैं, और ट्रेंडिंग तो अभी बुलडोजर है। बुलडोजर बाबा है और भगवा है, तो भगवा घर घर छाना चाहिए। जब से चुनाव हुआ है तब से ही ट्रेंड में चल रहा है कि इसी का मेन ज़्यादा होता है कि भैया हमें ये चीज़ बनवाना है। बहुत ज़्यादातर लोग यही बनवा रहे हैं आजकल, यही बुलडोजर। तस्वीरें नवंबर 2020 की हैं, जब बाहुबली मुख्तार अंसारी के गाजीपुर के गजल होटल पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा था। तीन बुलडोजर मिलकर मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को मलबे के ढेर में मिला रहे थे। इसके अलावा भी योगी सरकार मुख्तार अंसारी के कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला चुकी है। मुख्तार अंसारी हो या फिर कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, जो एनकाउंटर में मारा गया था। विकास दुबे के किले को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया था। योगी सरकार कैसे बाहुबलियों और गैंगस्टर की अवैध संपत्ति जब्त कर चुकी है, वो भी देखिए। बाहुबली मुख्तार अंसारी गिरोह की 1100 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। माफिया अतीक अहमद गिरोह की 355 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। गैंगस्टर सुंदर भाटी गिरोह की 63 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि अपराधी कुंटू सिंह की 18 करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार शिकंजा कस चुकी है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने के मकसद से राज्य में 4 स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया था। पिछले 5 सालों में राजस्व और पुलिस विभाग ने भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये कार्रवाई कितनी बड़ी थी उसे आप इस तस्वीर से समझिए। ये यूपी की राजधानी लखनऊ का वीडियो है। लखनऊ नगर निगम का इलाका 631 वर्ग किलोमीटर में फैला है और योगी सरकार के पिछले 5 साल में 688.51 वर्ग किलोमीटर जमीन को भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाया गया है।
मतलब जितना बड़ा लखनऊ है उतनी जमीन राज्य में अवैध कब्जे से मुक्त हुई है। पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ने 187 भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया था और दूसरी बार के लिए उनका एजेंडा कुछ ऐसा ही होने वाला है। दूसरे कार्यकाल के लिए लखनऊ में किस तरह तैयारियां हो रही है, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। सुबह से लखनऊ में योगी पार्टी के नए विधायकों से मिल रहे हैं और अब इन्हीं विधायकों का भविष्य तय करने के लिए 48 घंटे में दूसरी बार सीएम दिल्ली आने वाले हैं। रविवार और सोमवार को दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद योगी सोमवार की शाम लखनऊ लौटे थे, जिसके बाद कल शाम को लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। आज भी सुबह से बैठकों का दौर चल रहा है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के कल सवेरे दिल्ली पहुंचने के बाद इन नेताओं की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ लंबी बैठक होगी। माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो होली के बाद गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक लखनऊ जाएंगे और तब विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। खबर है कि अमित शाह 19 मार्च को लखनऊ जाएंगे। पार्टी की एक प्रक्रिया, संगठनात्मक एक प्रक्रिया चलती है, हर राज्य में चल रही है जहाँ जहाँ हम लोग जीते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं वो स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं सरकार के गठन का। तो उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी सरकार और मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें फिर से मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो देखने को मिलेगी 19 के बाद से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2017 में योगी बतौर सांसद बीजेपी विधायक दल का नेता चुने गए थे और 19 मार्च को उन्होंने स्मृति उपवन में शपथ ली थी। मैं आदित्यनाथ योगी। इस बार माना ये जा रहा है कि होली के बाद 20 या 21 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। शपथ के लिए 3 जगहों की चर्चा जोरों में है। इनमें से एक तो वही स्मृति उपवन है जहां 2017 में समारोह हुआ था। बाकायदा यहां 22 मार्च तक आम लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। दूसरा लखनऊ का मशहूर रमाबाई मैदान है तो तीसरा इकाना स्टेडियम। जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 जगह इसके लिए चिन्हित की गई हैं, जिनमें नंबर 1 पर रखा गया है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को। आप देख सकते हैं पीछे की ओर मेरे इकाना स्टेडियम बना हुआ है। 2 सरकारी बड़े आयोजन बीते दिनों इस स्टेडियम में किए गए। साल 2007-8 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस पार्क को विकसित किया था और मैं इसी पार्क में इस वक्त खड़ा हूँ। 50 एकड़ पर यह पार्क बनाया गया है, जिसके ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा मंच है जहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं इस वक्त स्मृति उपवन में खड़ा हुआ हूं जहां पर लगभग 3 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। तो योगी सरकार की नई पारी के लिए दिल्ली से लखनऊ तक हलचल बढ़ी हुई है। कल मुख्यमंत्री योगी एक बार फिर दिल्ली आएंगे। कल सुबह 11 बजे योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा तो आज रात में ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।